हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ चीफ मिनिस्टर, यानी कि हमारे मुख्यमंत्री के रिगार्डिंग जो प्रश्न हमारे बुक में है उसको हम लोग देखते चलेंगे। और देखिए, इसमें अगर कुछ कॉन्सेप्ट आता है उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट आता है चीफ मिनिस्टर के विषय में, जो बहुत सारे आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। वो है कि चीफ मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव है या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। तो देखिए, यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो हमारे होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव, एंड जो गवर्नर है जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट डिस्कशन में कंप्लीट किया था जिनके क्वेश्चंस को, तो गवर्नर के विषय में अगर कहें तो ये हमारे होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो इसी के रिगार्डिंग, यानी कि चीफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग जो प्रश्न आएंगे उसको हम लोग देखेंगे, और जो भी अगर कॉन्सेप्ट आता है उसको हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। यानी कि हमें यहाँ स्टेटमेंट को देखना है किसके रिगार्डिंग, किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री के रिगार्डिंग, यानी कि मुख्यमंत्री के रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है हमें वो बताना है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, ही इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी कि इनको किस तरह कौन अपॉइंट करता है, राज्य के राज्यपाल। सेकंड हमारा, ही एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर, यानी कि जो मुख्यमंत्री है और जो मुख्यमंत्री का मंत्री परिषद है वो कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड है हमारा स्टेटमेंट, ही मस्ट कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑल द डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, यानी कि उनको गवर्नर से सारे उस विषय में गवर्नर से डिसीजन, जो भी डिसीजन लिया जाता है मिनिस्टर के द्वारा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, तो गवर्नर के पास कम्युनिकेट कौन करेगा, यहाँ पे गवर्नर के साथ कम्युनिकेट करेंगे हमारे चीफ मिनिस्टर। एंड फोर्थ हमारा ऑप्शन है, इफ़ द गवर्नर ऑफ स्टेट सो रिक्वायर्स द चीफ मिनिस्टर शैल सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए, यहाँ इस स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब अगर समझे तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि अगर गवर्नर को ज़रूरत होती है तो चीफ मिनिस्टर एक कंसिडरेशन सबमिट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास किसी भी वैसे मैटर में जिसका डिसीजन किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के द्वारा लिया गया है, ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिया गया है। यानी कि कोई ऐसा डिसीजन जो एक इंडिविजुअल मिनिस्टर ने ले लिया है, बट यहाँ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस डिसीजन को नहीं देखा है, तो यहाँ पे गवर्नर ये कह सकती है कि इस मैटर को आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास लेकर के जाइए। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट का मतलब ये है। तो देखिए, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो आप पहले तो अपना करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट अगर देखते हैं तो हमारा फर्स्ट तो करेक्ट है, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे आपका आर्टिकल 164 में ये प्रोवाइड किया गया है कि जो अपॉइंटमेंट होगा वो गवर्नर के थ्रू होगा, लेकिन कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि इसी पर्सन को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना होगा। यानी कि जो मेजोरिटी पार्टी में होती है नॉर्मली उससे गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन से भी किसी एक मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं जिनका कि मेजोरिटी प्रूव ना हो, लेकिन अपॉइंटमेंट के 6 मंथ्स के बाद उनको दोनों में से किसी हाउस में भी, या तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों में किसी हाउस में मेजोरिटी को प्रूव करना होता है। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करते हैं। सेकंड जो हमारा है, ही एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चाहे वो आपका सेंटर में पार्लियामेंट हो या तो फिर यहाँ पे स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती हैं यहाँ पे सेंटर पे लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उसी प्रकार से हमारे राज्य में किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, यहाँ पे गवर्नर के प्रति नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो 2 को अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो ए तो एलिमिनेट हो जाएगा, एंड बी आप एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि इसमें 1 ऑप्शन नहीं है, तो बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। देन सी एंड डी, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। फिर बचता है 4 हमारा एक लास्ट। देखिए, यहाँ पे ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के द्वारा डिसीजन लिया जाता है उसको कंसीडर करने के लिए गवर्नर कह सकते हैं मुख्यमंत्री को कि आप इसको कंसीडर करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेजिए, ये आपका आर्टिकल 167 में ये प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ हमारा स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग पावर्स फंक्शंस द पावर फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इंक्लूड, यानी कि यहाँ पे जो पावर फंक्शन दिया गया है इसमें से कौन कौन सा पावर और फंक्शन है जो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट का होता है। फर्स्ट हमारा अपॉइंटिंग मिनिस्टर एंड एलोकेटिंग पोर्टफोलियोज टू देम, यानी कि मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना और उनको
बिजनेस को एलोकेट करना, पोर्टफोलियोज को एलोकेट करना मीन्स उनका क्या क्या वर्क होगा, कौन सा मिनिस्टर किस स्थान को ग्रहण करेंगे, यानी कि आप देख सकते हैं कि किसको आप एजुकेशन मिनिस्टर बनाएंगे या इसी प्रकार का हेल्थ मिनिस्टर बनाएंगे। देन सेकंड हमारा है प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग ऑफ कैबिनेट, यानी कि कोई भी कैबिनेट का अगर मीटिंग होता है, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट मिनिस्टर होती है, उनका अगर मीटिंग होता है तो उसको प्रिसाइड करना। थर्ड है हमारा रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मिनिस्टर्स, अगर किसी मिनिस्टर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मतभेद हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करना। फोर्थ हमारा कम्युनिकेटिंग विद द गवर्नर, यानी कि गवर्नर से बातचीत करना, यानी कि जो भी मैटर है या जो भी बिजनेस हो रहा है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके विषय में गवर्नर के पास कम्युनिकेट करना। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ तो हमारा करेक्ट है, यहाँ पे कम्युनिकेटिंग का पावर होता है, आर्टिकल 167 में ये दिया गया है। देन आपका अगर 4 करेक्ट है तो आप ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। देन अगर आप देखेंगे रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मिनिस्टर, चलिए इसके बारे में हमें नहीं जानकारी, लेकिन प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग ऑफ कैबिनेट एंड फर्स्ट है हमारा जो अपॉइंटिंग मिनिस्टर्स एंड एलोकेटिंग पोर्टफोलियोज टू देम। देखिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन करता है मिनिस्टर्स का, अभी हम लोगों ने देखा कि चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, गवर्नर। तो बाकी जो भी मेंबर होते हैं मीन्स बाकी जो मिनिस्टर होंगे उनका अपॉइंटमेंट भी कौन करेंगे, गवर्नर करते हैं। और गवर्नर एडवाइस लेते हैं चीफ मिनिस्टर का कि किसको अपॉइंट करें, यानी कि चीफ मिनिस्टर जिसको बोलेंगे केवल उन्हीं को गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट फाइनली तो गवर्नर के द्वारा होता है। तो फर्स्ट को आप एलिमिनेट कर दीजिए। फर्स्ट को आप जैसे ही एलिमिनेट करेंगे तो आपका ऑप्शन बी एंड डी एलिमिनेट हो जाएगा। देन हमारा करेक्ट ऑप्शन बचेगा ऑप्शन ए, यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन आर्टिकल 167 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइनिंग द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो आर्टिकल 167 में जो ड्यूटीज है चीफ मिनिस्टर का, उसमें कौन कौन सा ड्यूटीज आता है हमें ये बताना है। फर्स्ट हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट टू कम्युनिकेट द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, यानी कि कम्युनिकेट करना है गवर्नर से वैसा सारा का सारा डिसीजन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिया जाता है प्रशासन के रिगार्डिंग, यानी प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है, एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो व्यवस्था होती है, उसके रिगार्डिंग सारे के सारे मैटर को डील करना गवर्नर के पास। सेकेंड हमारा टू टेक प्रायर गवर्नर सैंक्शन फॉर द बजट बिफोर सबमिटिंग इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि गवर्नर का प्रायर सैंक्शन चाहिए आपको बजट के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उस बजट को सबमिट करने से पहले। सेकंड हमारा ये ऑप्शन। थर्ड हमारा टू फर्निश द इंफॉर्मेशन कॉल्ड बाय द गवर्नर रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द स्टेट, यानी कि वैसा सारा इन्फॉर्मेशन जो गवर्नर को चाहिए स्टेट के रिगार्डिंग, यानी स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसके रिगार्डिंग गवर्नर को कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको उन्हें प्रदान करना। फोर्थ है हमारा if the governor so requires to submit the consideration of state council of minister a matter on which a minister has taken decision without submitting the same for consideration by the council beforehand, यानी कि यहाँ पे वही मतलब हो गया आपका कि कोई भी ऐसा मैटर जो किसी एक इंडिविजुअल मिनिस्ट्री के द्वारा ले लिया जाता है, वो डिसीजन ले लिया जाता है तो उसको काउंसिल के सामने कंसिडरेशन करने के लिए भेजना। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ तो हमारा करेक्ट है, हम लोगों ने अभी देखा था क्वेश्चन नंबर 1 में आर्टिकल 167 में ऐसा प्रोवाइड तो किया गया है, तो फोर्थ तो हमारा करेक्ट है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी को काटने के बाद सी एंड बी हमारा ऑप्शन बच जाता है, यानी कि फोर्थ तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है। देन फर्स्ट देख लेते हैं, अगर फर्स्ट करेक्ट होगा तो आप आराम से बी को चूज़ कर सकते हैं। देखिए टू कम्युनिकेट टू गवर्नर ऑफ स्टेट ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। देखिए यहाँ पे आर्टिकल 167 में प्रोवाइड किया गया है कि जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग वर्क होता है उसके लिए कम्युनिकेट करना होता है चीफ मिनिस्टर को गवर्नर के पास। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 तो करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि बजट को आप गवर्नर के सैंक्शन के बाद ही प्रस्तुत करें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ऐसा आर्टिकल 167 में कहीं नहीं दिया गया है। आर्टिकल 167 में केवल 3 वर्क दिया गया, 3 ड्यूटी दिया गया है चीफ मिनिस्टर का, वो है कम्युनिकेट करना गवर्नर के पास किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन मैटर को। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Which one of the following is constitutionally obligatory on the part of chief minister of a state, यानी कि निम्न में से जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो कौन कौन सा संवैधानिक तरीके से बाध्य है चीफ मिनिस्टर के लिए। ए है हमारा as the governor is the head of the state, the chief minister has to take all major decision regarding administration only after prior approval by the governor,
यानी कि जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट के हेड होते हैं, इसीलिए चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि जितना भी मेजर डिसीजन हो एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग वो केवल प्रायर अप्रूवल हो गवर्नर का तभी ले। तो यहाँ पे देखिए ऑनली वर्ड का यूज़ किया गया है, और हमारे क्वेश्चंस में हम लोग नॉर्मली देखते हैं जहाँ पे ऑनली दिया होता है वो मोर और लेस आपका मैक्सिमम टाइम को वहाँ पे सोचना होता है। अब तो सोचना होता है, पहले आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते थे, बट यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना अगर ऑनली दिया है तो। बी है हमारा, द चीफ मिनिस्टर हैज़ टू कम्युनिकेट टू गवर्नर ऑल डिसीजन ऑफ द कैबिनेट रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन। देखिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या, टू कम्युनिकेट टू गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे भी हमारा वही है कि यहाँ पे लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर को कम्युनिकेट करना होता है गवर्नर को, सारे डिसीजंस जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग लिए जाते हैं। तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बुक में भी पढ़ेंगे तो आप आर्टिकल 167 में इसके बारे में अच्छे से मेंशन किया गया है। देन अगर आप सी देखेंगे, द एज द मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर द चीफ मिनिस्टर हैज़ टू गो बाय गवर्नर्स डिस्क्रिशन इन द लोकेशन ऑफ बिजनेस अमंग द मिनिस्टर्स। यानी कि जिस भी मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, तो चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि गवर्नर के डिस्क्रिशन पे जाएं, मीन्स गवर्नर जिसको बोले उसी को बिजनेस एलोकेट किया जाए। तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का डिसीजन मैटर करता है। डी भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट ही है, क्योंकि द चीफ मिनिस्टर इज if he happens to be leader of the party not having the required majority should prove his majority strength in the state legislature within the period stipulated by the governor। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कितना पीरियड दिया जाता है, 6 मंथ का मैक्सिमम टाइम दिया जाता है, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर चीफ मिनिस्टर के पास मेजोरिटी नहीं हो तो वहाँ पे गवर्नर अपने मन से उस टाइम पीरियड को दे सकते हैं कि आप इतने समय में मेजोरिटी को प्रूव करें। तो यहाँ पे हमारा डी भी इनकरेक्ट है। ऐसे तो हमारा बी करेक्ट था, हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा टर्म सही है। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट, द चीफ मिनिस्टर डिसाइड द अलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स। यानी कि चीफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सा कार्यभार किस मिनिस्टर्स को देना है। बी है हमारा, व्हेन द चीफ मिनिस्टर रिजाइंस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गेट्स डिसॉल्व्ड। यानी कि जब भी चीफ मिनिस्टर रिजाइन करेंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो डिसॉल्व कर जाएगा। सी हमारा, ऑल द प्रिंसिपल पॉलिसी अनाउंसमेंट ऑफ गवर्नमेंट आर मेड बाय चीफ मिनिस्टर। तो जो भी प्रिंसिपल पॉलिसी होता है या अनाउंसमेंट होता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारा डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है, चीफ मिनिस्टर के द्वारा। डी हमारा, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो जो लास्ट स्टेटमेंट हमारा, इसके बारे में हम देखते हैं आर्टिकल 167 के इसके बारे में डील किया गया है। और ऐसे तो आपका ए बी सी तीनों का तीनों करेक्ट है, क्योंकि जो भी पोर्टफोलियो का लोकेशन होता है मिनिस्टर में वो चीफ मिनिस्टर ही करते हैं, वही डिसाइड करते हैं। अगर चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन कर दे तो उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। तो हमारे यहाँ स्टेटमेंट डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिसमिशल ऑफ मिनिस्टर्स द चीफ मिनिस्टर्स वर्ड इज़ फाइनल। यानी कि कोई भी मैटर कि किसी मिनिस्टर को अपॉइंट करना या डिसमिस करना, उसमें चीफ मिनिस्टर का जो वर्ड होता है वो फाइनल होता है, यानी चीफ मिनिस्टर का डिसीजन फाइनल होता है। इसमें रीज़न ये कहा गया है कि गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी एज चीफ मिनिस्टर एंड ऑन हिज एडवाइस अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को जो मेजोरिटी पार्टी के होते हैं, और उनके ही एडवाइस से बाकी सारे मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ देखिए रीज़न तो हमारा करेक्ट है। आर्टिकल 164 में हम लोगों ने देखा किस प्रकार से अपॉइंटमेंट होता है चीफ मिनिस्टर का। देन अगर आप देखेंगे हमारा स्टेटमेंट 1, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जिसको बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे ओनली चीफ मिनिस्टर अगर चाहेंगे तो वो जिसको कहेंगे उन्हीं को गवर्नर अपॉइंट करते हैं एज अ अदर मिनिस्टर। तो अपॉइंटमेंट हो या डिसमिसल हो, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर का डिसीजन फाइनल होता है, उनका वर्ड फाइनल होता है। तो यहाँ हमारा असर्शन भी इस प्रकार करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे दोनों एक दूसरे को फिलफिल कर रहा है या नहीं, तो अगर हम लोग रीज़न को पढ़ते हैं पहले, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो मेजोरिटी पार्टी के मिनिस्टर होते हैं, मीन्स चीफ मिनिस्टर मेजोरिटी पार्टी से चूज़ किए जाते हैं, उनके लीडर चूज़ किए जाते हैं और उनके एडवाइस से अपॉइंटमेंट किया जाता है अदर मिनिस्टर का। इसीलिए जो अपॉइंटमेंट और डिसमिसल होता है मिनिस्टर्स का, वो
उसमें चीफ मिनिस्टर का वर्ड फाइनल होता है। तो यहाँ हमारा असर्शन एंड रीज़न, यानी रीज़न असर्शन को फुलफिल कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो है ही, और यहाँ हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ए एंड आर आर इंडिविजुअल ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। When there is no majority party in the state legislative assembly, the principal consideration governing the choice of the chief minister by the governor of the state is the, यानी कि यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी में ना हो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो जो कंसिडरेशन होगा कि चीफ मिनिस्टर का चॉइस का, यानी कि गवर्नर जिसको चूज़ करेंगे एज अ चीफ मिनिस्टर, उसके लिए क्या क्या प्रोविज़न होना चाहिए, मीन्स किस तरह के लोग को गवर्नर चूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारा देखिए यहाँ पे चूज़ गवर्नर के लिए कुछ बताया नहीं गया कि आप स्पेसिफिकली इसी पर्सन को यूज़ करें, लेकिन यूजुअली जो मेथड चला आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। फर्स्ट हमारा एबिलिटी ऑफ द पर्सन हु इज़ मोस्ट लाइकली टू कमांड अ स्टेबल मेजोरिटी इन द हाउस, यानी कि एक ऐसा पर्सन का एबिलिटी देखा जाता है जो कि स्टेबल मेजोरिटी को हाउस में कमांड कर सके। बी हमारा लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। सी हमारा द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल पार्टीज एज अ यूनिट, यानी कि वैसा पार्टी जो कॉम्बाइन करके एक यूनिट बनाता है। डी हमारा द लॉयल्टी एंड सपोर्ट ऑफ पार्टी मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टी प्रोग्राम्स एंड द पॉलिसीज, यानी कि उस पार्टी के मेंबर्स का देखा जाएगा कि वो अपने पार्टी के लिए कितने लॉयल हैं। तो डी तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे, तो वेग सा स्टेटमेंट है। सी भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं की जाती कि कॉम्बिनेशन को देखा जाए। देखिए यहाँ पे हमेशा क्या होता है ना कि लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को देखा जाता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप एक मिनट के लिए बी को सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो यहाँ जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होगी उसमें भी एक ऐसे पर्सन को देखा जाता है जो गवर्नर को लगे कि ये एक स्टेबल मेजोरिटी को कमांड कर सकते हैं, यानी कि ये मेजोरिटी को प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नर फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो उस लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी में जो पर्सन होंगे वो स्टेबल मेजोरिटी को वहाँ पे रख के दिखाएं। तो यहाँ पे आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द प्रोपोजल फॉर लेजिस्लेशन आर टू बी कम्युनिकेटेड टू द गवर्नर बाय द, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो जाएगा वो प्रपोजल जो भी लाता है लेजिस्लेशन का, उसको कम्युनिकेट करने का कार्य होता है गवर्नर के साथ किसका, यानी कि कौन ऐसा पर्सन है जो भी लेजिस्लेशन का प्रपोजल होता है वो गवर्नर के साथ कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते आ रहे हैं चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेट करते हैं। आर्टिकल 167 में चीफ मिनिस्टर का ड्यूटी दिया हुआ है कि आप जो भी लेजिस्लेशन का मैटर हो उसको गवर्नर के साथ कम्युनिकेट करें, उन्हें बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट, यानी जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं। रीज़न है हमारा द चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द हाउस। तो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति और उनको सपोर्ट होता है मेजोरिटी ऑफ द हाउस का। तो यहाँ पे देखिए ये तो हमारा करेक्ट है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में इसको डील किया था। एंड जो फर्स्ट हमारा आंसर था चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी करेक्ट है क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं, क्योंकि इनके रेजिग्नेशन के बाद पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपका डिसॉल्व हो जाता है। तो रीज़न और आंसर दोनों करेक्ट है। और रीज़न असर्शन को फुलफिल इस प्रकार कर रहा है कि क्योंकि वो मेजोरिटी ऑफ हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो मेजोरिटी को एंजॉय करते हैं, तो वहाँ पे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे असर्शन रीज़न दोनों करेक्ट है एंड रीज़न जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट हमारा यानी क्या यहाँ स्टेटमेंट किसके विषय में दिया गया, द चीफ मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। तो इसके रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट हमारा हैज़ अ फ्री हैंड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज, पोर्टफोलियोज के डिस्ट्रीब्यूशन में यानी कि वर्क कंडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में जो चीफ मिनिस्टर होता है वो फ्री हैंड है, यानी कि वो अपने मन से किसी को भी दे सकते हैं पोर्टफोलियो। सेकंड हमारा कैन रिसफल द मिनिस्टर्स एंड आस्क एनी मिनिस्टर टू रिज़ाइन, यानी कि वो किसी भी मिनिस्टर को यानी कि आप देख सकते हैं हेल्थ मिनिस्टर को एजुकेशन मिनिस्टर बना सकते हैं या टेक्सटाइल मिनिस्टर बना सकते हैं, मीन्स मिनिस्टर का प्लेस को चेंज कर सकते हैं इधर से उधर। तो मिनिस्टर का प्लेस को भी चेंज कर सकते हैं, उनको रिज़ाइन करने के लिए भी कह सकते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। एंड इज़ बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बाउंड होते हैं मिनिस्टर के एडवाइस से। तो देखिए ऐसा तो नहीं होता है ना, यहाँ पे क्या होता है मिनिस्टर के एडवाइस से कौन बाउंड होते हैं, गवर्नर,
यानी कि जो गवर्नर होते हैं वो एड एंड एडवाइस से काम करेंगे मिनिस्टर के, ना कि चीफ मिनिस्टर। तो थर्ड तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड को आप बी एंड डी को एलिमिनेट कर दीजिए, देन हमारा ऑप्शन ए एंड सी बच गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो हमारा करेक्ट है। देन ऑप्शन 4 देखते हैं, एडवाइजेज द मिनिस्टर इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि प्रतिदिन का जो कार्य होगा उसके लिए वो एडवाइस करेंगे सारे के सारे मिनिस्टर को। तो देखिए, अगर एडवाइस करना ही होता, पहली बात तो इसके बारे में हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा, अगर आप बुक को भी पढ़ेंगे तो ऐसा एडवाइस के बारे में नहीं कहा गया कहीं भी कि प्रधानमंत्री सारे के सारे मिनिस्टर को पार्लियामेंट में एडवाइस करेंगे या चीफ मिनिस्टर सारे के सारे मिनिस्टर को एडवाइस करेंगे आपको किस प्रकार से काम करना है। वो बस रिपोर्ट लेते हैं कि आपका वर्क कहाँ तक हुआ है। तो 4 तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ स्टेटमेंट है हमारा स्टेटमेंट 1 एंड 2। स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट थ्रू अ कैटेगरी ऑफ एडवाइजर। देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं सारे के सारे गवर्नमेंट के ब्रांचेस को एक एडवाइज़र के समूह के द्वारा। स्टेटमेंट 2 है हमारा, चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और जो कैबिनेट होता है वो किस प्रकार फंक्शन करता है, एज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन 2 तो करेक्ट है। लेकिन अगर आप 1 को देखेंगे तो चीफ मिनिस्टर वो एक्सरसाइज करते हैं सारे के सारे ब्रांचेस को गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट के ब्रांचेस को कंट्रोल करना चीफ मिनिस्टर का वर्क नहीं होता। यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहें यहाँ पे फाइनली एडवाइज़र के समूह के द्वारा, तो यहाँ पे गवर्नर आ जाएंगे, यानी गवर्नमेंट को जो कंट्रोल करना है, इसीलिए तो यहाँ पे गवर्नर का अपॉइंट किया जाता है। तो चीफ मिनिस्टर का यहाँ पे वर्क नहीं होता। तो स्टेटमेंट 1 हमारा इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट है। तो 1 इज़ फॉल्स हमारा ऑप्शन डी में है, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमें यहाँ पे देखना है स्टेटमेंट किसके रिस्पेक्ट में, चीफ मिनिस्टर के ड्यूटीज़ के रिस्पेक्ट में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा ड्यूटीज़ दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, टू मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट बिजनेसेस, यानी कि उनको अच्छे प्रकार से बिजनेस का ट्रांजेक्शन, यानी कि जो भी वर्क हो रहा है वो अच्छे प्रकार से हो, उसके लिए वहाँ पे उनको रूल बनाना होता है एंड जो भी मिनिस्टर होते हैं उनको एलोकेट करना होता है उनके बिजनेस को, यानी कि उनका कार्य को। तो देखिए यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 1 आप देखेंगे एंड 2 सेकेंड हमारा स्टेटमेंट क्या है, इफ़ द गवर्नर ऑफ स्टेट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज़ बिन टेकन बाय मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बिन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है, क्योंकि अगर गवर्नर को लगे, गवर्नर अगर को रिक्वायर हो कि कोई ऐसा कंसिडरेशन जो एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के द्वारा लाया गया है लेकिन उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में डिस्कस नहीं किया गया है, तो वैसे डिसीजन को वो कंसिडरेशन के लिए भेजे, तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर उसको वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास लाते हैं कंसिडरेशन के लिए। तो सेकंड तो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 167, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है। लेकिन जो 1 है हमारा, यहाँ पे रूल्स जो भी होता है बिजनेस का ट्रांजेक्शन के लिए, यहाँ पे गवर्नर आते हैं ना कि चीफ मिनिस्टर। तो ये गवर्नर का एग्जीक्यूटिव पावर होता है कि मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस के लिए वो एलोकेट करे मिनिस्टर्स को किसी भी बिजनेस को, या वहाँ पे कोई रूल बनाए। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ए एंड सी एलिमिनेट हो गया एंड सेकंड करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 13 तक है, तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होल्ड मेंबरशिप, यानी कि जो निम्नलिखित आपको जो बॉडीज़ दिया गया है उनमें चीफ मिनिस्टर एज अ मेंबर रहते हैं, वो कौन कौन सा बॉडी है। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है, यानी फर्स्ट हमारा जो दिया गया है वो है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, सेकंड हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, थर्ड हमारा इंटर स्टेट काउंसिल एंड फोर्थ हमारा जोनल काउंसिल। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट है हमारा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इसकी स्थापना की गई थी 1962 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसकी स्थापना क्यों की गई थी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की, यहाँ पे ये था कि जो भी कम्युनलिज्म है इंडिया में या जो भी डिफरेंस है इंडिया में उसको यूनिटी प्रोवाइड करना, इंटीग्रेशन, इंडिया के इंटीग्रेशन के लिए नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की स्थापना की गई थी, और जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड इसमें जो मेंबर होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे सीएम भी मेंबर होते हैं। सेकेंड हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में हम सबको पता है कि यहाँ पे भी पीएम जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं और सीएम
यहाँ पे मेंबर होते हैं स्टेट के सीएम। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो हमारा करेक्ट है, तो बी डी एलिमिनेट कर दीजिएगा आप, ए बी, एंड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में देखें तो इसके बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर डील किया था, ऐसा क्वेश्चंस भी डील किया, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आर्टिकल 263 में इसके बारे में बताया गया। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसको सरकार या कमीशन के अकॉर्डिंग ही इस्टेब्लिश किया गया था, मीन सरकार या कमीशन का रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। एंड फोर्थ हमारा जोनल काउंसिल, इसके हेड होते हैं हमारे होम मिनिस्टर। तो यहाँ पे जो जोनल काउंसिल है इसमें भी सारे स्टेट के सीएम पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन, होप यू लाइक इट। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।